ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस लूप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी प्रोसीजर बेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जब, तो उसके लिए हमें एक सिंपल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, जिसके जैसे कि हम console.write या console.write लाइन के ज़रिए से कर रहे होते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि हम एक ही नेम को 10 टाइम प्रिंट करें, तो अगर हमें लूप्स के बारे में नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, console.write लाइन 10 टाइम लिखेंगे और उसके इन्वर्टेड कॉमा में वही नाम डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि लूप एक साइकिल है जो एक ख़ास नंबर ऑफ आइट्रेशन के मुताबिक उस सेम स्टेटमेंट को क्या कर रहा होता है, रिपीटली प्रिंट करवा रहा होता है। ठीक है, यानी जब भी हम किसी एक प्रोसेस को किसी ख़ास नंबर के आइट्रेशन के मुताबिक जब डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक लूप्स की ज़रूरत होती है। तो C# के अंदर जो है 4 बेसिक लूप्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला लूप हमारे पास फॉर है, फॉर के बाद हम वाइल इस्तेमाल करते हैं, वाइल के अलावा हम डू वाइल इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसी तरह फॉर ईच का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप समझते हैं कि वो क्या है। अच्छा, C# का ये विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म हमें जो है एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म भी देता है कि हम फॉर लूप तमाम उसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं लिखने पड़ते हैं हमें। तो एक तरीका ये है कि आप फॉर लिखें और उसके बाद 2 टाइम टैप प्रेस कर दें। ठीक है, तो मैंने फॉर लिखा, उसके बाद 2 टाइम टैप प्रेस किया। आप देख रहे हो कि उसके तीनों पार्ट जो कि फॉर के साथ हैं, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, सेकंड पार्ट हमारा कहलाता है कंडीशन, और थर्ड पार्ट हमारा कहलाता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, यानी जो लूप की आइट्रेशन स्टार्ट होगी वो इनिशियलाइजेशन से होगी, उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन फुलफिल है, और उस इंक्रीमेंट यानी जो लूप की आइट्रेशन होगी वो किस तरह से आइट्रेट करेगी फॉरवर्ड, तो उसके लिए आप प्लस प्लस या माइनस माइनस करते हो। फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक के नंबर चाहिए, तो 1 में कितने का इजाफा करूँ कि 2 हो, तो 1 का इजाफा करूँगा, फिर 2 से 3 करने के लिए भी 1 का इजाफा करना होगा। तो जिस तरह से ये स्टेप्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर मुझे बताना होता है कि कितने नंबर की इंक्रीमेंट हर एक फॉरवर्ड बैकवर्ड से फॉरवर्ड प्रोसेस में होनी चाहिए। लिहाजा ये सिंपल लूप हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर लेंथ का मतलब ये है कि आप कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस लेंथ की जगह मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ 10। तो 1 से लेकर यानी 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन 10 का मतलब ये है कि 9 तक लूप चलेगा। अगर मैंने इस लेस देन के साथ इक्वल साइन लिख दिया तो इसका मतलब है 10 तक, 0 to 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.write लाइन, और सिंपली मैंने सिर्फ i लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि हर आइट्रेशन पे जो भी i की वैल्यू होगी वो प्रिंट होती जाएगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से जैसे वैल्यू इसकी इंक्रीज होकर 11 होगी, i++ का मतलब होता है 1 ऐड कर दो। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, i = i+1। ठीक है, जो इस कंपाउंड फॉर्म पे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से भी इन टर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं कि हर i की वैल्यू में 1 का क्या करो, इंक्रीमेंट करो। इसे शॉर्टली हम i++ भी लिखते हैं। तो जब जैसे इसकी वैल्यू 11 होगी तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा रीडिंग कर्सर जो है वो इस जगह आ जाएगा, यानी लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेट्स सी, जूम आउट करते हैं और प्रीवियस कोड हम कमिट करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, एंड लेट्स सी। आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, और बिल्कुल उसी फॉर्म से यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। तो ये तो जो नंबर्स हमने प्रिंट करवाया है ये तो आइट्रेशन की वैल्यू हो गई। अभी तो हमारा ये टास्क नहीं था, हमने जैसे डेफिनेशन पे जिक्र किया कि हमें तो 10 टाइम कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, कोई भी स्ट्रिंग, तो कोई मसला नहीं, हम इस i की जगह इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज करते हैं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, एज लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि i की कोई भी वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन लूप की जो वैल्यू है, जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है, वो लाइन है, वो i पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, यानी i की जितनी वैल्यू होगी उतनी दफ़ा उसकी बॉडी में जो जो चीज़ें लिखी हैं उतने दफ़ा वो वर्क करेंगी। ठीक है, जूम आउट, कंट्रोल F5, हियर इट इज। ठीक है, तो i की वैल्यू प्रिंट करवाने का मकसद ये था कि नंबर ऑफ आइट्रेशन काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ आइट्रेशन काम करने का प्रोसेस हमें समझ में आ गया, अब जितनी चीज़ें आप लूप के बॉडी के अंदर लिखोगे वो उसी आइट्रेशन के बिहाफ पर क्या होती रहेंगी, डिस्प्ले होती रहेंगी। जिस तरह मैंने एक लाइन लिखा है, आप यहाँ पर 10 लाइन लिख दें तो वो 10 लाइन एक दफ़ा जब प्रिंट होगी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आइट्रेशन 1 है, फिर मजीद 10 टाइम प्रिंट होगी, इसका मतलब है नंबर ऑफ आइट्रेशन 2 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इसी तरह से लूपिंग चलती रहेगी जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए। जिस तरह से हमने इफ स्टेटमेंट को देखा है, उसके अंदर स्टेटमेंट को क्या किया, हमने नेस्टेड किया। बिल्कुल इसी तरह स्विच में हमने भी यही काम किया
बिल्कुल इसी तरह से लूप को भी आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं। नेस्टेड का मतलब ये कि एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं। तो इस लाइन को मैं करता हूँ कमेंट और इसके अंदर आकर मैं एक और लूप बनाता हूँ। फॉर लिखने के बाद 2 टाइम टैप प्रेस किया। अभी आप देख रहे हो कि आई की एक वैल्यू ऊपर इस्तेमाल हो चुकी है, तो मैं आई को दोबारा अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, लिहाजा मैं इसको जे में कन्वर्ट कर देता हूँ। सारे खुद ब खुद जे हो गए और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, और इक्वल साइन भी कर दिया। अब यहाँ पर बगौर इस बात को समझनी है हमें कि ये जो वैल्यू है ये पूरे लूप पर एक दफ़ा काम करती है। ठीक है ना, यानी जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जब तक ये पूरी कंडीशन नहीं चल जाती आई की वैल्यू 0 से 1 नहीं होगी। ठीक है, मैं वैल्यूज थोड़ी सी कम कर देता हूं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैं इसको 5 कर देता हूं और इसे भी 5 कर देता हूं। तो होगा क्या, सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 हुई। 0 होने के बाद ये जो लूप है, क्योंकि ये एक लूप के अंदर मौजूद है एज अ चाइल्ड, तो इसकी कंप्लीट आइटरेशन चलेगी। यानी 0 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा कौन सी वैल्यू आएगी, 1 के बाद दोबारा से 0 से 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 के बाद दोबारा 0 से 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू 3 होगी, 3 के बाद फिर 0 से 5, फिर 4 0 to 5 5 0 to 5। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम इसके अंदर नहीं आ सकते, तो यकीनी तौर पे हमारा रीडिंग कर्सर इस तरफ आ जाएगा। तो ये नेस्टेड लूप को रीड करने का तरीका है जो इंटरनली हमारे सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। लेट्स सी इसके आउटपुट को देखते हैं ताकि हमें समझना हमारे लिए और भी आसान हो। तो मैंने यहाँ पर जे की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, और अब इस बात को समझते हैं कि जे की वैल्यू किस किस तरह से प्रिंट हो रही है। तो अगर हम इसको यहाँ से रीड करें शुरू से, 0 to 5, फिर 0 to 5, ठीक है, फिर 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5, जितनी दफ़ा यहाँ पर 5 टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब बल्कि 6 टाइम 0 to 5 चल रहा है ये, यानी 6 टाइम 0 to 5 नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी करके पेरेंट लूप के अंदर, ठीक है ना, नेस्टेड से बाहर पेरेंट के अंदर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, जो अभी हम डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से समझ रहे थे कि सबसे पहले इसकी एक वैल्यू प्रिंट होगी और इसकी पूरी, फिर इसकी दूसरी वैल्यू, इसकी पूरी। दैट्स इट। कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज। देखो सबसे पहले पेरेंट्स की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, उसके जो चाइल्ड थे 0 to 5 प्रिंट होना चाहिए ना, तो ये देख रहे हो 0 to 5 प्रिंट हो गया। फिर पेरेंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पर 1 है। फिर 1 के बाद क्या होना चाहिए, 0 to 5, ये 0 to 5 प्रिंट हो गया। फिर पेरेंट की वैल्यू 2 हुई, 0 to 5, फिर 3 हुई, 0 to 5, फिर 4 हुई, ये देखो 4 यहाँ पर मौजूद है, फिर 0 to 5, और उसके बाद 5 हुई एंड 0 to 5। तो जिस तरह से हमने एक लूप को नेस्टेड किया है यहाँ पर, इसी तरह आप मल्टीपल लूप्स को इसके अंदर नेस्टेड कर सकते हैं और उसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह से अभी हमने 2 लूप को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया है कि सबसे पहले एक आइटरेशन चलती है पेरेंट की और उसके अंदर जितने भी कंडीशन है या अंदर जो भी लूप हैं वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा तो 0 to 5 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये तो सबसे पहला हमारा लूप था जिसके अंदर हमने फॉर की डेफिनेशन पढ़ी कि फॉर किस तरह से काम करता है, कि कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर मौजूद है और उसकी आइटरेशन कैसे चल रही होती है। दूसरा लूप हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर व्हाइल लिखा, 2 टाइम टैप प्रेस किया और आप यहाँ पर देख रहे हो कि उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। व्हाइल लूप हमेशा अपने कंडीशन पर बेस करता है, यानी जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी उस वक्त तक मैं उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करवा पा सकता। यही वजह है कि आप देख रहे हो कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पर कंडीशन को ट्रू करना है, लिहाजा ट्रू करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ b, और b की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर 1। अब मैं इस b को, यानी इस वेरिएबल b के बिहाफ पर एक लूप चलाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे कंडीशन बतानी होगी कि b कब तक चलना चाहिए। तो मैंने कहा b की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है उस वक्त तक लूप काम करे। क्या काम करे, मैंने कहा भाई काम ये करे कि इस इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ लिखी हुई है ना उसे डिस्प्ले करवाते हैं। अब इस बात को समझनी है कि देखो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर आई, इसने रीड किया b की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अब ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब अभी तक b की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है,
अब ये इनफाइनाइट लूप बन गया, ठीक है। ये लूप कभी एंड ही नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, जब b की वैल्यू ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो जब जब ये इसके अंदर आता है b की वैल्यू तो 1 ही है, और ये कंडीशन ट्रू भी है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से फॉर लूप के अंदर हमारे पास ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट है, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने लूप के अंदर भी i++ को इन्वॉल्व करते हैं एज लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ, नॉट i, हियर इट इज b। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 पार्ट हमारे फॉर लूप में एक साथ मौजूद थे, वो वाइल के अंदर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था वो लूप के बाहर है, इंक्रीमेंट वाला पार्ट लूप के अंदर है, और कंडीशन भी लूप के साथ मौजूद है, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि इनिशियलाइजेशन का पार्ट जो होता है वाइल लूप में वो बाहर होता है, और ये किस चीज़ पर बेस करता है, लूप अपनी कंडीशन पर बेस करता है। लिहाजा मैं फॉर को कमेंट करता हूँ ताकि इसकी वर्किंग हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए, और मैं कंट्रोल F5 करूँगा। आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा लूप चल चुका है। इसका भी स्ट्रक्चर या नेस्टेड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अभी हमने फॉर का किया है, ठीक है। और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बस हमें देखना होगा कि हम b++ या जो भी वेरिएबल है उसे किस जगह पे रखना होगा, ताकि जो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है वो सही काम कर सके, ठीक है। बिल्कुल तीसरा जो लूप है इसके बाद वो वाइल से ही रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं डू वाइल, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है समझते हैं। सबसे पहले मैं डू लिखा, 2 टाइम टैप प्रेस किया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इसमें ये चीज़ देख रहे हो कि वाइल का जो लूप था वो अपने कंडीशन पर बेस कर रहा था, यानी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी मैं लूप के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है ना। लेकिन डू वाइल ये कहता है कि कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, डू वाइल एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यानी एक दफ़ा वो ज़रूर चलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो मैं ट्रू कंडीशन पे डू वाइल को चलाता हूँ, उसके बाद फॉल्स कंडीशन पे भी देखूंगा कि ये एक दफ़ा क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। लिहाजा प्रीवियस कोड को हम कमिट करते हैं, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर c के नाम से, और इसकी एक वैल्यू दे दी मैंने 1, ठीक है। 1 देने के बाद मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, एक कंसोल की राइट लाइन लिख दी मैंने। अब यहाँ पर मुझे पहले डू में मैंने बता दिया कि करना क्या है तुम्हें, उसके बाद मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ कब तक करनी है तुम्हें। तो कब तक करने के लिए मैंने कहा कि c की वैल्यू <10 जब तक नहीं होती उस वक्त तक ये काम करो, ठीक है। अब जिस तरह से आपने इंक्रीमेंट का पार्ट वाइल लूप में बॉडी के अंदर लगाया था, इसी तरह से डू के अंदर भी आपको ये काम करना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया c++, ठीक है। ये कंडीशन अभी हमारी क्या है, ट्रू है, यानी c की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, उस वक्त तक जब तक 11 नहीं हो जाती लूप हमारा टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो कंट्रोल F5 किया, तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई उसी फॉर्म से जिस तरह से फॉर से हो रही थी, वाइल से हो रही थी, या फिर इस वक्त डू वाइल से हो रही है। अब हम फॉल्स कंडीशन पे देखते हैं। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 12। अब आप देख रहे हो c की वैल्यू है 12, और कंडीशन पे लिखा है लूप उस वक्त तक काम करे जब तक c की वैल्यू या तो 10 से लेस देन है या 10 के बराबर है, ठीक है ना। कंडीशन पहले ही मैंने फॉल्स कर दी। अब जब मैंने कंडीशन फॉल्स की है, तो जब हमारा रीडर यहाँ पर आएगा तो उसे पता नहीं है कि इस वक्त कंडीशन में क्या चीज़ लिखी, लिहाजा वो पहले इस लाइन को डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के बाद c की वैल्यू को 12 से क्या कर देगा, 13 करने के बाद जैसे ही वो इस जगह आएगा तो उसे समझ में आ जाएगी ये बात कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है। लिहाजा वो एक दफ़ा फहद हुसैन को डिस्प्ले करने के बाद मज़ीद दूसरी दफ़ा डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। इसकी वजह क्या है कि कंडीशन फॉल्स हो गई, अब मैं दोबारा बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। चेक करते हैं, कंट्रोल F5। आप देख रहे हो एक दफ़ा फहद हुसैन लिखा हुआ आया, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन की दोबारा बारी आई तो अब मैं, यानी हमारे कंपाइलर को पता चल गया है कि भाई एक्चुअली जो वाइल की कंडीशन है डू के अंदर वो क्या है, फुलफिल नहीं कर रही है उसे। तो यही वजह है कि वहाँ पर वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इन 3 लूप्स के अंदर हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा। इसमें भी नेस्टेड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फॉर के अंदर या फिर हमने वाइल में थ्योरेटिकली अभी बताया कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तीसरा लूप जो है C# के अंदर उसे हम कहते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। 2 टाइम टैप प्रेस किया और ये यहाँ पर आ गया। ये लूप एरे के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। यानी जब हम एरे की वैल्यू को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, यानी हर एक इंडेक्स की वैल्यू को विजिट करके उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर ईच लूप को हम उस वक्त बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम एरे पढ़ लें। तो पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन पे एरे पढ़ेंगे और एरे पढ़ने के बाद फॉर ईच को इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये एरे पर किस तरह से फुलफिल होता है और उसके इंडेक्स की वैल्यू को किस तरह से डिस्प्ले कर पाता है। तो इस सेशन पे हमने 3 लूप्स को देखा, ठीक है, थ्योरेटिकली भी और इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल वर्किंग भी, कि लूप्स क्या हैं, किस तरह से फॉर लूप रन होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। फिर हमने वाइल को देखा, वाइल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उसकी वर्किंग है, और उसके बाद हमने डू वाइल और फिर वाइल एंड डू वाइल के दरमियान डिफरेंसेस देखे। और फॉर ईच के अंदर अगर मैं सिर्फ रफली बात करूँ कि इसमें क्या काम हो रहा होता है, तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाते हो। यहाँ पर जो var आइटम लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, इन यहाँ पर एक कीवर्ड है, और उसके बाद आप उस एरे का या फिर कलेक्शन का नाम बताते हो जिसके अंदर होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा मौजूद है, ठीक है। जैसे एरे के अंदर सेम डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यू होती है, तो ये लूप क्या करता है, उस एरे के हर एक इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराने की फीचर्स को इसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो जब हम एरे पढ़ेंगे तो इस हवाले से इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉर ईच की वर्किंग होती है।